अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। इट्स अ चेंजिंग वर्ल्ड। मैंने रैपिडली का लफ्ज़ जान के नहीं यूज़ किया क्योंकि समटाइम्स इट इज़ अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, समटाइम्स इट इज़ अ स्लोली चेंजिंग वर्ल्ड। इसमें कई कैटलिस्ट होते हैं, कई करंट्स, क्रॉस करंट्स होते हैं जो शेप करते हैं हमारी ग्लोबल डेस्टिनी को। रीजनल डेस्टिनीज़ भी उसमें शेप होती हैं। कुछ वर्ल्ड्स डिपेंडेंट, कुछ कॉमन डिपेंडेंट हो जाती हैं, कुछ फिर अपनी डिक्टेशन भी देती हैं और दुनिया को डोमिनेट करती हैं, रूल करती हैं, ट्रेंड सेटर्स के तौर पे सामने आती हैं। और इसी में कई कॉन्फ्लिक्ट्स जन्म लेते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स में फिर पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस भी आते हैं। अगर वो हासिल हो जाएं तो वर्ल्ड विल बिकम अ लैंड ऑफ पीस। इसी की तलाश में दुनिया जो है वो गामजन है इसी तरफ, इसी मंजिल की तरफ। गो कि इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बड़े पेनफुल, उसमें उसके कोलेटरल डैमेजेस सामने हमारे नज़र के आए हैं। लाइक इन पैलेस्टाइन, उसमें जो मामला देखे गए, इट इज़ अ बिग ह्यूमन ट्रेजिडी। और वो ह्यूमन ट्रेजिडी जो है वहाँ तो कोई मेल जोड़ बनता ही नहीं है कि एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री पावर और एक स्प्लिंटर या ग्रुप्स या ग्रुप ऑफ ग्रुप्स उसके साथ उसकी लड़ाई। और उसका जैसे कहा जाता है कि वॉर की सबसे फर्स्ट कैजुअलिटी ट्रूथ होता है, तो वॉर की कैजुअलिटी जो है वो पीस भी होता है और इंसानों की जानें भी होता है। आज हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एडिशनल सेक्रेटरी खारजा एंड फॉर्मर चीफ ऑफ प्रोटोकॉल पाकिस्तान जनाब नज़ीर हुसैन साहब। उन्होंने हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया, आपको वेलकम करते हैं। मेहरबानी। एंड ऑन स्काइप मिस्टर अदील राना विल ज्वाइन अस। वो इस वक्त सऊदी अरेबिया में रियाद में मौजूद हैं और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रियाद के सेक्रेटरी जनरल हैं। हम आपको वेलकम करते हैं जनाब जी। ये नज़ीर साहब, अब ये जो जब हम पैलेस्टाइन की बात करते हैं तो वो एक तो जैसे एक आम अमूमी तो जो लोग एक दे देते हैं, जो परसेप्शन होता है एक कॉमन, लेकिन आप तो चूँकि यू हैव डीप इंसाइट इनटू थिंग्स के पूरा करंट्स, क्रॉस करंट्स क्या हैं, फ्रॉम वेयर डिड इट स्टार्ट, ट्रिगर किसने किया, ग्लोबल पीस के रूल्स क्या हैं, वो भी हमने देखना है। वेयर डज यूनाइटेड नेशन स्टैंड, क्योंकि इसने रिप्लेस किया था लीग ऑफ नेशंस को, तो लीग ऑफ नेशंस वो नहीं अपने मतलूबा मकासद हासिल कर सकी। इसमें जैसा आप पहले भी हमें आगाह करते रहे हैं कि इसमें बड़े बाकायदा अच्छे 90 तुले रूल्स बनाए गए। तो अब हम ये चीज़ें अब फिर नुक्से अमन जो है बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ी ताकत है, एक छोटी ताकत है। गो के अंदर की बात क्या नज़र आ रही है आपको जनाब? जी बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। ये जो पर्टिकुलर इशू इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट जो है जी, सर्टनली ये एक आउटस्टैंडिंग इशू है जो पिछले 70-80 साल में रिजॉल्व नहीं हो सका। और भी इशू हैं, जिस तरह कश्मीर का इशू है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इंडियन ऑक्यूपाइड पार्ट जो है कश्मीर का, उन लोगों को भी अभी तक राइट नहीं मिला कि वो अपना डेस्टिनी चूज़ कर सकें, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। एब्सोल्युटली। इसी तरह जो पैलेस्टाइन के लोग हैं, फ़लस्तीनी हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ी तारीख़ी ज़्यादती हुई। उनको तो बेदखल ही कर दिया गया। जी, उनको एक बहुत तारीख़ी ज़्यादती हुई। जी, प्रॉब्लम तो यहाँ नहीं था, प्रॉब्लम तो यूरोप में था। हाँ। प्रॉब्लम तो अगर ज्यूज़ का और यूरोपियंस का था, और यहाँ तो पीसफुल था। ये अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट था, हाँ, तो वो यूरोपियन ज्यूज़ और यूरोपियन लोगों के दरमियान था कि उनको अपने दरमियान, उनसे मुराद, मेरी मुराद अब यूरोप को इन पर्टिकुलर, ज्यूज़ एक्सेप्टेबल नहीं थे अपनी टेरिटरी के ऊपर। और जितनी प्रोसिक्यूशन हुई वहाँ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ, जो मजालिम ढाए गए। अब वो, लेकिन उसमें कोई भी रोल नहीं था फ़लस्तीनियों का। जो भी ज़्यादती या बुराई हुई ज्यूज़ के साथ यूरोप के, उसमें गरीब फ़लस्तीनियों का कोई कसूर नहीं था। ठीक है। इसलिए मैं इसको कहूँगा कि ये डबल ज़्यादती है, 2 दफ़ा ज़्यादती हुई है कि जिनका कोई कसूर नहीं था, सबसे ज़्यादा सज़ा उनको मिली है और वो अभी तक भुगत रहे हैं।
और वो 70-80 साल से, मैं 70-80 इसलिए कह रहा हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के सारे तब से शुरू है दरमियान में चूँकि ये डेवलपमेंट हुई है, तो उस वक्त से नंबर 1। नंबर 2, ये जो ग्लोबल पावर्स थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद या उस पीरियड की, ये उनकी भी एक मैं कहूँगा ब्लडी माइंडेडनेस था। हाँ, उनके बिहाफ पे भी ये एक डिसऑनेस्टी थी कि उन्होंने वो प्रॉब्लम जो उनका लोकल प्रॉब्लम था उसको ट्रांसप्लांट कर दिया लाके मिडल ईस्ट के अंदर, जहाँ पर वो प्रॉब्लम 70-80 साल से रिजॉल्व नहीं हो रहा। हाँ, तीसरी बात, वो जो उन्होंने ज़्यादती की, वो जो उस चीज़ को रीइंफोर्स किया यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, लीग ऑफ नेशंस के थ्रू, अपनी इंडिविजुअल कंट्री पावर के थ्रू, कि उनको फिर उन्होंने स्ट्रेंथन किया। मेरा मतलब ज्यूज़ को स्ट्रेंथन किया। और ये नहीं किया कि अगर ज्यूज़ को उन्होंने ट्रांसप्लांट किया था, कोई इस किस्म का फार्मूला डेवलप होता, कोई सेटलमेंट का, कि जो रिसीविंग टेरिटरी थी, मेरा फ़लस्तीन था, जो उनको सिक्योर किया जाता, और उनकी जो राइट्स थे, हिस्टोरिकल राइट्स थे, उनके रिलीजियस राइट्स थे, उनके कल्चरल राइट्स थे, वो भी सिक्योर होते, वो हो सकते थे। बाय द वे, अगर किया जाता तो हो सकते थे वो, लेकिन वो चूँकि उस वक्त विक्टर्स थे और वो वीक थे, और वो चूँकि इन अ वे कॉलोनाइज थे। ये जो कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस यानी वो तो रिसीविंग एंड पे थे, रिसीविंग एंड के पे थे, तो वो तो बेचारे ही थे यानी। और एग्जैक्टली वो बिल्कुल बेचारे थे, और वो बेचारे उसी तरह बेचारे थे जिस तरह मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज बेचारे थे उस वक्त। क्योंकि मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज उस पीरियड में या तो कॉलोनाइज थे, स्टिल अंडर कॉलोनियलिज्म थे, या वो रिसेंटली डीकॉलोनाइज किया गया था। यानी आप कह सकते हैं कि फ्लैजलिंग वो सिचुएशन थी, वो सिचुएशन थी। और उसमें दो बड़े मुश्किल हालात थे वो मुसलमानों के लिए भी और फ़लस्तीन के लिए ख़ासकर, कि उनके साथ जो डोमिनेंट पावर्स थे, जो माइटी फोर्सेस थी, उन्होंने इंटेंशनल था ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये कोई नेचुरल डेवलपमेंट नहीं थी। अच्छा, बैक इन देयर माइंड डिड दे हैव एनी ग्रज अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस? ये जो माइटी हाई एंड माइटी लोग थे, कोई ऐसा तो नहीं था, या एक बायस तो ओवरऑल होता होगा कोई, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ज़हनों में अंदर कहीं, मीन साहब, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर सेंचुरीज, एक फेक सूडो नैरेटिव बिल्ड किया गया था। क्योंकि जो भी डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल पे होती है, सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी का के चक्कर नहीं, उसके लिए एक बहाना तलाश किया जाता है। अच्छा, वो कहते होते हैं ना, गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड किल हिम, एंड देन किल इट, टू किल हिम। ठीक है। सो ये उन्होंने ये किया कि ओवर सेंचुरीज ज्यूज़ ने, या एक ग्रुप ऑफ ज्यूज़ ने ये नैरेटिव डेवलप किया कि ये जो लैंड है इट बिलोंग्स टू देम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि ये डिवाइन डोनेशन है उनको। अब who will ordained by the Lord, and who will verify कि ये डिवाइन डोनेशन थी या डिवाइन राइट उनको दिया गया था। अब इस तरह अगर हम तारीख बनाना कोशिश करें, फिर तो अल्लाह माफ़ करे, फिर तो बात कभी भी ख़त्म नहीं होगी ये। इसमें तो दुनिया की हर कौम आगे, फिर तो हर कोई कल कहेगा मेरा हक है, ये तो मेरा हक है, मेरे पास पावर है, और मैं एक नैरेटिव डेवलप करता हूँ। जैसे बाबरी मस्जिद में हुआ, जैसे बाबरी मस्जिद, बड़ी कंट्रोवर्सी है, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी उसके ऊपर, कि जिस तरह उसके ऊपर हुआ, या फ्यूचर में बाय द वे और भी कुछ हो सकता है। हमने बहुत ही, इवन टर्की में भी एक सेंसिटिव इशू खड़ा हुआ सर, वो फिर बाद में करेंगे। सर मैंने एक दो चीज़ें देखी हैं मीडिया में, वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। वो दे गो बैक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। वो कहते हैं कि अगर किसी जगह के ऊपर बुत रखे गए थे, और हम चूंकि बुत प्रस्त हैं, लिहाजा वो बुत हमारे थे, और हम चाहते हैं कि हम उसको अक्वायर कर लें, तो फिर तो देयर इज नो एंड टू इट। ये तो फिर टोटल अनार्की होगी, और ये टोटल एक लॉलेसनेस होगी। तो हमें ख्याल ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशन बनी, फिर यूनाइटेड नेशंस बने, फिर रूल्स बने,
फिर सिक्योरिटी काउंसिल डेवलप हुई। नज़ीर साहब, डिडंट वी पीपल हैव हाई होप्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस? इसमें तो काफ़ी लॉज इसके इंटरनेशनल काफ़ी बेहतर दिखाई दिए। देखें, पार्ट टू इम्प्लीमेंट जो वो भी आ गई थी यूनाइटेड नेशन के पास, जैसे मशरकी तैमूर में इन्होंने किया। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को कुरेदें तो सऊदी अरेबिया की जो मुनाकी थी उन्होंने इसके ऊपर बड़ा सख्त नोटिस लिया था जब ज्यूज़ को यहाँ पर आबाद करने का प्रोसेस शुरू हुआ। हाँ, जो पहला किंग था सऊदी अरब का, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया था और उसको अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अश्योर किया था कि हम पैलेस्टीनियंस के और अरब्स के राइट्स को इग्नोर नहीं करेंगे। जबकि इग्नोर हुए। जब इवन किंग फैसल तक ये बात चलती रही और रीट्रीट बाय द वे होती रही और वो असर्ट करते रहे। एग्जैक्टली करते रहे। अब जो पहले मैंने जिक्र किया, अब हम बात फिर आपको मैं हैंड ओवर करता हूँ कि चूँकि मुसलमान या तो कॉलोनाइजेशन के अंदर थे और या रिसेंटली डीकॉलोनाइज्ड थे, तो उनके पास उस किस्म की डिप्लोमेटिक पावर नहीं थी, मिलिट्री पावर नहीं थी और मसल पावर नहीं थी उनके पास, या वो हिम्मत नहीं थी साथ कर, या उस लिहाज से अभी वो मेंटली जो हिम्मत होती है, जो मेंटली तैयार नहीं थे, वो मेंटली तैयार नहीं थे इस पर्पस के लिए। लेकिन इसका कतई मकसद नहीं है कि अगर कोई कौम, कोई ग्रुप ऑफ पीपल जैसे रोहिंग्या थे बर्मा के अंदर, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें, तो कोई भी एग्रेसर एक्सपेंशनिस्ट पावर आके उनको ओवरवेल्म कर ले और उनको टेक ओवर कर ले, ये बिल्कुल अनसिविलाइज्ड बिहेवियर है जो कि अनएक्सेप्टेबल है। जी अदील राणा साहब, आपने सारी ये गुफ्तगू सुनी, तो इस वक्त तो देखें बात तो वही आ गई ना कि एक मिलिट्री पावर है, बल्कि सॉर्ट ऑफ सुपर पावर भी है, उसके पास जो वेपनरी, आर्मामेंट्स और इंटरनेशनल सपोर्ट सिस्टम है, और एक दो मैवरिक ग्रुप्स कह लें, जिस तरह भी उनको मैवरिक कह लें दुनिया की ग्लोबल लैंग्वेज में, तो उन ग्रुप्स के साथ उसका जो फॉल आउट है वो कितना खौफनाक है। अब तो ये यहाँ तक भी खबरें आ रही हैं कि हर 15 मिनट बाद एक फ़लस्तीनी बच्चा शहीद हो रहा है। तो इट इज़ हॉरिबल एज ए ह्यूमन ट्रेजेडी। जब हमें कभी लोग 9/11 का पूछते हैं तो हमें कई अमेरिकन भी पूछते हैं, हम कहते हैं कि बाकी चीज़ें छोड़ दें, इसका पस मंज़र क्या है, बट आफ्टर ऑल इट वॉज ए ह्यूमन ट्रेजेडी जिसमें इंसान हज़ारों की तादाद में मरें और इस तरह शहादतें हों, तो है तो ह्यूमन ट्रेजेडी। तो ये अब इस वक्त हमारे जो ख़ास तौर पे वहाँ पे जो मुस्लिम ममालिक हैं, उस वक्त तो नज़ीर साहब ने कहा कि दे वर सॉर्ट ऑफ फ्लेजलिंग गवर्नमेंट्स कह लो या स्टेट्स थे, अभी नई नई उनको आज़ादी या डी कॉलोनाइज हुए थे। अब तो वो फ्लेजलिंग पोजीशन में नहीं है, तो अब क्या है, आप एसर्ट भी नहीं कर सकते। यानी उस वक्त शाह फैसल तक तो हम एसर्ट करते रहे, अब तो हमें वो भी नहीं दिखाई दिया। हम नहीं कहते यू जंप इनटू द फ्रे, लेकिन कम से कम बात तो एक आवाज़ तो तनोमन निकलनी चाहिए ना। बिल्कुल सर, जनाब थैंक यू वेरी मच मियां साहब, बहुत शुक्रिया। नज़ीर हुसैन साहब ने बड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया है, बड़ा क्लियर था। सर इसमें एक तो ये कि ये जो अटैक हुआ, इसमें एक चीज जो इसराइल की हम इस दफा देख रहे हैं ना, अर्जेंसी देख रहे हैं इस चीज को ओवरकम करने में ब्रूटल फोर्स के जरिए। उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है योआव गैलेंट, जिसके जो जिस तरह से मैसेजेस आ रहे हैं और सारा कुछ, बेसिकली ये बहुत बड़ा एक धचका है इनके लिए, इसराइल के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बैक्ड भी अमेरिका, और उनको जो जंगजू थे कुछ एक उन्होंने आके और उनकी जो इंटेलिजेंस भी नाकाम रही, उनकी फौज भी नाकाम रही, और वो आके वहां पे बैठ गए। तो ये एक बहुत बड़ा कह लें कि उनके लिए एक धचका लगा, और ये एक तरह की कह लें कि एक वार्निंग भी है बाकी तमाम ममालिक के लिए जो आसपास मौजूद हैं, क्योंकि उनकी भी प्रोटेक्शन अमेरिका के पास ही है अगर देखा जाए। तो अमेरिका को इस वक्त एक क्लियर, उन्हें भी अंदाजा हो गया है कि किस हद तक उन्हें एक बड़ा मुल्क बचा सकता है। और अगर हम देखें तो इस वक्त सेंटर ऑफ पावर जो है वो शिफ्ट हो रहा है, जो प्रोटेक्शन की अम्ब्रेला है वो शटर हुई है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल ओवरऑल शटर हुई है। तो ये बिल्कुल सर, तो वो जो एक फसाड था ना उनका कि एक हम बड़ा कर सकते हैं कवर, तो वो थोड़ा आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोला, ये इस पे हम आएंगे नहीं, फसाड जो था, ठीक है, आप करें बात। जी सर। और दूसरा सेंटर ऑफ जो पावर सेंटर है वो चेंज हो रहा है। हम देख रहे हैं कि चाइना की तरफ, रशिया और ये सारा ब्लॉक जो है, इंडिया, इस तरफ भी थोड़ी सी एक मूवमेंट चल रही है। तो जाहिर है इसको वो थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगेन इसके रियायतियों की अगर बात की जाए तो वो तो यकीनन है 6% यूज थे, उनको 58% इलाका दिया गया।
बाकी जो 94% मुस्लिम्स थे उनको 42% दिया गया। तो वो तो ज्यादतियों की इंतहा है जो कि अभी कंटिन्यूसली चलती रहेगी। आसपास के ममालिक अनफॉर्चुनेटली जैसे कहा गया ये बेसिकली शेखडम्स विद ऑयल्स थे, पहले भी ये कहा गया, अभी भी कुछ मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि हर एक के अपने एक इंटरेस्ट हैं, उससे वो बाहर निकलते नहीं। हम देख ही रहे हैं ऑलरेडी जो रिस्पांस इंटरनेशनल मुस्लिम लीडर्स की तरफ से है वो कोई खास इफेक्टिव नहीं है। और कूल रिस्पांस है, बड़ा नॉन बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये कि इसकी कोई पॉजिटिव आउटकम भी निकलती नजर नहीं आ रही। वो जो हम कह रहे थे कि डायलॉग चलेगा और डिप्लोमेसी हो रही है और रिलेशंस बढ़ रहे हैं। इशू ये है कि इसराइल जो है वो एक ऐसी हुकूमत इस वक्त थी जो इस पे करप्शन के चार्जेस थे, जिसकी मिलिट्री एक्सपोज हो चुकी है अब तो सामने, जिसकी इंटेलिजेंस भी एक्सपोज हो चुकी है। तो ये ऐसी रियासत है जो कि नीड बेस पे बनाएगी बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद, और जैसे जी आपने बताया वो सारा कुछ, तो उसमें फिर मजहब का इस्तेमाल किया गया। ये तो जैसे अभी बल्कि क्लियरली कहा उन्होंने कि ये यूरोपियंस की लड़ाई थी, ये सेकुलर ज्यूज थे, ये वो मजहबी इंतहा पसंद नहीं थे, लेकिन मजहब के नाम पे एक और मुल्क बना। वैसे तो हम इन्हें अपने कजन्स भी कह सकते हैं क्योंकि हम भी मजहब के नाम पे बने। तो लेकिन ये कि मजहब के नाम को जब जोड़ा गया, लेकिन सेकुलर माइंडसेट जो चेंज हुआ, आज भी वैसे बाय द वे वो सेकुलर ही हैं, लेकिन इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती जब तक उनके इंटरनल कोई चेंज ना आए। मेरा ख्याल है अदील साहब उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है या द पीपल हु मैटर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स लाइक नेतन्याहू एंड देयर एस्टेब्लिशमेंट, देयर आर्म्ड फोर्सेस, वहाँ कोई और माइंडसेट है शायद। मेरा ख्याल है आई थिंक इट्स डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन मैन ओवर देयर परहैप्स। बिल्कुल वही जो एक कॉलोनियल स्टेट का होता है। बेसिकली इसराइल एक कॉलोनियल स्टेट है जो बेसिकली, अगर हम एक और एस्पेक्ट है जो कम्युनिज्म का एक्सपेक्ट है, जो उस वक्त कोल्ड वॉर चल रही थी, रशिया को दबाने के लिए उन्होंने अरब के बीच में एक कॉलोनी की। आपको याद है इजिप्ट जो है वो एक कम्युनिस्ट माइंडसेट की तरफ जा रहा था, इराक ऑलरेडी था जी। और बाकी ममालिक भी आसपास जो है वो उस गलबे में आ रहे थे। तो उन्होंने एक बीच में एक ऐसा बीज बोया जिससे जो है ना अपने इंटरेस्ट को कैपिटलिज्म देख सकें। तो वो भी एक बड़ी वजह है। इनके अंदर अब ये जो सारी करप्शन और सारी जो कॉलोनियल माइंडसेट है, ये मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा देर चलेगा, इनके अंदर से चेंज आएगी। और ये जरूरी है, बाहर से शायद बाहर की किंगडम्स इतना उसको ना एनफोर्स कर सकें। अगरचे अमेरिका की प्रोडक्शन काफी एक्सपोज हो चुकी हुई है, लेकिन स्टिल बाहर आसपास की जो शेखडम्स हम कह लें या अमारात कह लें, जो है ममालिक मौजूद हैं, वो अपने इंटरेस्ट को नहीं जाने देंगे क्योंकि दे आर, उनके अपने बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने G20 में देखा जो वो हुई, तो वो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। लेकिन ज्यूज के जो इसराइल है अपने अंदर से, और मेरा नहीं ख्याल, देखें एक और चीज, अगर साउथ अफ्रीका की स्टेट अपार्थाइड की बेस पे 20th सेंचुरी में नहीं चल सकी, आपको पता है कि उधर क्या बना इसलिए फिर पसंदी, तो एक 21st सेंचुरी में ये कैसे चलेगी? ये भी एक सोचने की बात है। नियो अपार्थाइड है यहाँ पे। बिल्कुल ये बिल्कुल अपार्थाइड, इसराइल एक अपार्थाइड स्टेट है और मतलब वो ब्रूट फोर्स के ऊपर अपना एजेंडा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, जो कि मुमकिन नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल के, और ना सिर्फ मुस्लिम्स के साथ बल्कि ज्यूज भी उनमें से ज्यादातर खुश नहीं थे। और इस वक्त ये अपनी कह लें कि जो इनकी नेकनामी है, वो नेकनामी तो खैर नहीं, मतलब इनकी जो रेपुटेशन है वो बड़ी डाउन थी इस गवर्नमेंट की। तो वो भी एक अब इस जंग से थोड़ा सा ये रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये ज्यादा अरसा इसराइल उस तरह से इंटरनली भी चल सकता है अगर वो इसी तरह चलाने की कोशिश करते हैं। डू यू थिंक दे विल केव इन? आई मीन ये इसके आगे गिव अप कर देंगे इस सारे फैक्टर्स जो आप बता रहे हैं, कि अगर ये फैक्टर्स उनको ओवरशैडो कर लेंगे उन्हें? जी सर, इस तरह के मुल्कों में अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क भी इसी तरह की सिचुएशन में रहा, और बड़ी स्लो पेस होती है ना एवोल्यूशन की। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो होती है, लेकिन अगर आप दवाई बड़ी ले आएंगे। बिल्कुल सर, उसमें ये है कि जहां पे ये मिलिट्री माइंडसेट, और अगर मिलिट्री भी अगर उनकी देखी जाए तो वो बेसिकली बहुत ज्यादा रिजर्व पर मुश्तमिल है, बहुत ज्यादा मिलिट्री नहीं है। अगर जिसको एक हवा बना हुआ है वो ज्यादातर रिजर्व्स है, तो इसलिए भी उनका चीजें नजर आती हैं। फिर ज्यादातर इस तरह का जो माइंडसेट है, जिस मिलिट्री माइट वाला और एक मजहबी इंतहा से भी, ये सब कुछ उसमें शामिल है। वही जो हमें यहाँ पे चैलेंजेस अपने पाकिस्तान में है, वही उन्हें भी चैलेंजेस रहे हैं, और शायद ज्यादा शिद्दत से है क्योंकि उनके आसपास थोड़े से ज्यादा दुश्मन है। तो मेरा ख्याल है कि वो इंटरनली भी उनके यहाँ एक चेंज आएगी, और ये ज्यादा अरसा इस तरह की हरकतों पे नहीं चल सकता। सही बात। ये नज़ीर साहब, ये इंटरनल चेंज पे व्हाई आर वी आई मीन पिनिंग होप्स ऑन दिस इंटरनल चेंज? जी, ये एक बहुत बहुत खूबसूरत अच्छी बात कही अदील साहब ने। इसको थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट एंगल से भी देखें, हाँ, कि
जो भी कुछ हुआ, लेकिन जो आज 21st सेंचुरी में हो रहा है, जिस तरह यूरोप में एंटी जू सेंटीमेंट डेवलप हो रहा है, जिस तरह अमेरिका में प्रोटेस्ट हुए हैं, मोर और लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन उनके प्रोटेस्ट में तो ज्यूज भी शामिल है। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है उसके अंदर। एंटी ज़ायनिज़्म आप कह सकते हैं। एग्जैक्टली। मेरा ख्याल आप ये कहना चाह रहे हैं। मकसद वही है कि जिस तरह उन्होंने जो वहाँ पे जो मैटर कर रहा है, जो बाय फोर्स ऑक्यूपेशन है, हाँ। जो बाय फोर्स ऑक्यूपेशन है, उसके अगेंस्ट जो ग्लोबल सेंटिमेंट है वो बड़ा बढ़ रहा है, वो उभर रहा है, बड़ा मोमेंटम पकड़ गया, मोमेंटम पकड़ रहा है, नंबर 1। और इट इज गेटिंग स्ट्रेंथ बाय द ईयर। हाँ, शायद पहले ऐसा नहीं था। बाय एवरी पासिंग डे रादर। नंबर 1। नंबर 2, जो फोर्सेस जिन्होंने सेकंड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दरमियान में इस किस्म की एक आर्टिफिशियल क्रिएशन डेवलप की थी, अब वो भी ग्रेजुअली दे आर लूजिंग स्टीम। उनकी भी पावर जो है, जिस तरह आदिल साहब ने कहा कि अच्छा, आई बेग योर पार्डन जी सर, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ ब्रेक। में फिर आप जी से शुरू करूं। चल रही है और बड़े अच्छे अंदाज में पूरा पस मंज़र बयान किया गया कि कहाँ से ये पैलेस्टाइन इशू, किस तरह ये क्रिएट किया गया स्टेट, और एक बाकायदा वहाँ यूरोप के लोगों का जो एक तनाज़ा था बिटवीन यूरोपियंस एंड ज्यूज़, उसको यहाँ ट्रांसप्लांट किया गया। जनाब जी, आपका सवाल ये था कि आया कि इजराइल इतना पावरफुल है या इतना इम्पोर्टेंट है से नेटो के लिए, लेट्स कॉल इट नेटो के लिए, कि वो उसको सपोर्ट करें। ये थियरी बड़ी आसान है। देखें, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ होती हैं ना, उनकी पावर प्रोजेक्शन के टूल्स और होते हैं डिफरेंट, ठीक है। जो अथॉरिटेरियन नॉन डेमोक्रेटिक क्रूअल सोसाइटीज़ होती हैं, उनकी प्रोजेक्शन ऑफ पावर और सोर्स ऑफ पावर कुछ और होता है। सस्टेन कौन सा करते थे? अब इजराइल के केस में 2 चीज़ें अहम हैं। बहुत पहले ज्यूज वेंट इनटू फाइनेंशियल सेक्टर। हाँ, अब दुनिया की बैंकिंग जो है वो तो लीड कर रहे हैं काफ़ी हद तक जो है उनके कंट्रोल में है, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। इवन रॉथस्चाइल्ड्स भी, जो मेरा ख्याल वो भी, मकसद वही कहने का है कि उनके पास पावर है। नंबर 2, दे आर हाईली एजुकेटेड, दे आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड प्रोफेशनल्स हैं। उन्होंने अपने आप को स्ट्रेंथन किया, बिकॉज दैट वाज द ओनली वे फॉर देम टू सर्वाइव उस एनवायरनमेंट में जो कि उन्होंने खुद ही हॉस्टाइल क्रिएट किया था। अब अमेरिका के अंदर आप काउंट कर लें कितने डेमोक्रेट्स, कितने रिपब्लिकन्स वो ज्यू बैकग्राउंड के हैं, नंबर 1। यूरोप में भी जो ज्यूरी है, यूरोपियन ज्यूरी, उसका कितना इन्फ्लुएंस है लोकल सिचुएशंस के ऊपर। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा, उनकी अपना जो मिलिट्री माइट है जो वो लोकली इस्तेमाल करते हैं, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। दिस इज़ द अल्टीमेट डिटरेंस फॉर एग्ज़ाम्पल। फिर उनकी जो कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो उस लेवल तक ले आए हैं कि जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वो उनको इजीली फेस ऑफ कर सकते हैं उसके लिए। तो आपका सवाल ये था कि क्यों, तो अब मेरे ख्याल में जवाब इसी के अंदर है कि उनके पास डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ भी है, उनके पास पॉलिटिकल पावर भी है, और दूसरी बात, एक उनके पास रिजॉल्व है, रूथलेस उनकी पॉलिसी है कि वॉट एवर में हैपन दे विल नॉट गिव दिस अप। हाँ, वो अपनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को पहले ही एग्जैक्टली फोर्सफुल किया हुआ। तो उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये कैसे करेंगे। एक चीज़ आप ना भूलें कि जो स्टेट होती है, अब ये स्टेट लिजिटिमेट है या इलिजिटिमेट है, वो एक सेपरेट इशू है। एग्जिस्ट तो करती है, अब एग्जिस्ट करती है जी। यू विल रिमेंबर एक डिस्कशन में हमने ये वो फेट अकम्पली वाली बात की थी कि जो स्टेट होती है उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेल्फ सर्वाइवल। उनके लिए प्रायोरिटी है उसकी। उनके लिए कोई आइडियोलॉजी, कोई लॉ, कोई रूल, कोई रेगुलेशन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसने अपने आप को सर्वाइव करना होता है। वो अब हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस भी उसका उस वक्त मसला नहीं होता। हम प्योर स्टेट कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और स्टेट जो होती है वो प्रीडेटरी होती है, हाँ, ठीक है। उसने अपने आप को
स्ट्रेंथन करने के लिए उसके पास एक टेम्पटेशन होती नहीं, है। तो जो अरब स्टेट्स हैं वो प्रेडेटरी नहीं है, वो कमजोर, चूंकि कमज़ोर है, कमज़ोर तो प्रेडेटरी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना फिर। और जो एक अथॉरिटेरियन स्टेट है, नॉन डेमोक्रेटिक है, मे बी इलीगल ऑल्सो, और उसके पास टूल्स हैं वो सारे, उसके पास डिक्टेटरशिप के। डिफेक्टो तो है वो, हाँ। बट डी ज्योर हाँ, नहीं है वो उनकी आंखों में, उनकी नज़र में, जिनको जो उनके एडवर्सरीज हैं। हाँ। ठीक है जी। अब क्या है कि वो जो स्टेट है, हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि दे विल बी काइंड, दे विल बी जेनरस एंड दे विल बी सपोर्टिव ऑफ एनीथिंग। बाय द वे, दे विल डू वॉट एवर दे कुड डू फॉर देयर ओन सर्वाइवल। अब डिपेंड करेगा कि ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या आता है, जो कि एंटी ऑक्यूपेशन है, आप ठीक खुद है। कह चुके हैं। हाँ। नंबर 2, वो फोर्सेस जो उनको पिछले 60-70 साल से सपोर्ट कर रही हैं, वो वीकन हो रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट दिस विल टेक अ लॉन्ग टाइम। अ लॉन्ग टाइम। ये एक छोटा प्रोसेस नहीं है, आपको तारीख का पता ही है, पहले भी कई जैसे मैं भी कह रहा था, ये तो एवोल्यूशनरी टाइप है जरा, एब्सोल्युटली ग्रेजुअल है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअल होती है। ग्रेजुअल होती है। ये नंबर 2। नंबर तीसरा, वो जो डोमिनेंट पावर है, जो डोमिनेटली उनको सपोर्ट कर रही है, उनका भी सूरज गरूब हो रहा है। जी, आप जैसे दिल साहब ने रेफर किया winning side now. चाइना और जो एग्जिस्टिंग सुपर पावर है उनके कंपटीशन है, दिस विल आल्सो टेक कपल ऑफ डिकेड्स। अच्छा, मैं आपको यही सवाल करना है, फिर मैं अदील साहब से भी यही करना है कि चाइना का जब हम जिक्र करते हैं, अभी चाइना का वो स्ट्रेटेजिक काउंटर पॉइंट उस लेवल पे नहीं बिल्डअप हुआ कि जिसमें वो इफेक्टिवली कोई एक मैसेज कन्वे कर सकते कि नाउ इनफ इज इनफ। ये वाली बात तो नहीं है मेरे ख्याल ना में उनका कोई ये पोस्चरिंग है इस तरह की, क्योंकि हम ना मेरा ख्याल वो इस लेवल पे गए हैं। हम क्योंकि 21st सेंचुरी में है, नंबर 1। नंबर 2, एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस के इर्द गिर्द जो बिल्ड हुए हैं, हाँ। वो फैसिलिटेटर भी हैं और वो कंस्टेंट भी हैं, बाय द वे। ठीक है। एक लिहाज से ना वो कंस्टेंट भी हैं, सॉर्ट ऑफ काउंटर पॉइंट्स। नंबर 1। नंबर 3, मेरा ख्याल में चाइनीज़ का अपना एक स्टाइल है, हाँ। उनका एक अपना तरीकाकार है, To convey things. और बाय द वे इट मे बी लिटिल टू अर्ली फॉर एनीबॉडी टू चैलेंज द एग्जिस्टिंग Hegemony of- हेजेमनी। आप हेजेमनी कह लें, ऑफ द पावर्स। हेजेमनी कह लें That या means- पोजीशन कह लें, हाँ। जो उनकी पोजीशन है इस वक्त उनके पास, जो उन्होंने एक्वायर की हुई है, इट इज़ टू अर्ली मे बी। तो इसलिए ये जो इशू है, ये इशू इज़ अ लॉन्ग हॉल। ठीक। I would call it a मैं long अदील साहब से भी लेता हूँ इस पे टेक। अदील साहब, ये जैसे आपने अभी चाइना का भी जिक्र किया, नो डाउट वो जैसे अभी नदीर साहब ने भी बात की, पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप हो रही है, इट इज़ पिकिंग अप मोमेंटम वेरी रैपिडली, वेरी फास्ट, और इसलिए इस तरह मैं समझता हूँ बड़े बड़े जो ग्लोबल पावर्स हैं, इमर्जिंग ग्लोबल पावर्स लाइक चाइना, लेकिन चाइना अभी तक वो उनका स्टाइल भी, वो भी एक अपना जो पोस्चरिंग है उसकी, वो एक इफेक्टिव काउंटर पॉइंट तो नहीं है ना टुवर्ड्स against the hegemony of the powers that be on the global canvas, जनाब। बिल्कुल जी सर, थैंक यू। दो चीजें सर आपने कही कि जो ग्लोबल एक एंटी जो ऑक्यूपेशन एक स्टैंस क्रिएट हो रहे हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, लास्ट इससे जो सैटरडे मैं सिडनी में था। अच्छा जी। और वहां पे एक मैंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, और वो बेसिकली वहां पे कोई ऐसा उन्होंने मीडिया आउटलेट्स पे एडवर्टाइजमेंट्स नहीं की, वो सिर्फ अच्छा। सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ी बहुत कॉल्स आई, और उसमें हजारों का मजमा इकट्ठा हुआ। ना सिर्फ प्रोटेस्ट हुआ, जलसा हुआ, बल्कि पूरी एक रैली हुई जो कि टाउन हॉल से उनके जो नेशनल पार्क है वहां तक गई, और उसमें बड़ा जज्बा था उनमें, और वो फलस्तीन के या जो इसराइल मजालिम कर रहे हैं उसके खिलाफ जो आवाज बुलंद तमाम कर रहे थे। आइडियोलॉजीज के लोग होंगे उसमें। तो तमाम सर, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी वहां पे, तमिल टाइगर्स भी आए हुए थे श्रीलंका से सपोर्ट के लिए, और भी बड़े जो जितनी भी तहरीकें आप कह सकते हैं वहां पे, और ज़ाहिर है मजहबी भी मौजूद थे वहां पे। लेकिन ये कि ये तो एक वे है कि लोगों में वाकई मैंने देखा कि एक चीज क्रिएट हुई। दूसरा सर, जो चाइना और रशिया है, रशिया ने अभी ताजा कोल्ड वॉर जो है उससे पीछे हटा, और फिर उसके बाद अभी कोई 3 डिकेड्स हुए हैं टोटली, तो हम नहीं समझ सकते कि इतनी जल्दी कुछ रिवाइव कर सकते हैं। यूक्रेन में उसने थोड़ा बहुत वो करने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो डेढ़ हफ्ता पहले करारदाद आई थी यूएन में, उसे इन्हीं 2 ममालिक ने वीटो किया।
जी जी सर। हाँ तो जी वो फिर ज़ाहिर है इस तरह के ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे यकीनन वो करेंगे। इसी तरह ओआईसी को भी इफेक्टिव होने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने आप को भी हाँ बेहतर करें। और भी बड़े प्लेटफॉर्म्स है, रीजनल हैं। ये जो अभी G20 ने जो प्लान किया था, इकोनॉमी बड़ा मेजर फैक्टर है सर। मेरा ख्याल है कि इकोनॉमी की बेस पे अगर तो कुछ आर यू चीजें की टॉकिंग जाए। अबाउट वो हमारे एम्बेसडर साहब भी ये अक्सर करते हैं जिक्र, IMEC का जो कॉरिडोर है वो तो नहीं कर रहे आप जिक्र, जी सर, ये G20 जो में जो बिल्कुल, डिसाइड हुआ है? हाँ, जी बिल्कुल, जो दिल्ली में डिसाइड हुआ है, बिल्कुल ये कॉरिडोर जो है ये भी एक इफेक्टिव टूल हो सकता है कुछ चीजों को कुछ लोगों को पाबंद करने के लिए, कुछ कंट्रीज को, कि वो अपनी अपनी हदूद में रहें। तो इस तरह के चैनल जरूर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन वो अमेरिका वाला जो है, जैसे उसने वियतनाम में कर दिया, कोरिया में कर दिया, क्यूबा के साथ कर लिया, तो उस तरह की चीजें शायद अभी ये ना कर सकें। लेकिन जैसे डिकेड्स में नजीर साहब ने कहा कि डिकेड्स अभी लगेंगे उसमें, बट जो जो चैनल्स हैं वहां पे वो आवाजें उठ रही हैं। और मैं ख्याल है अगेन वही 21st सेंचुरी वाली बात है, सोशल मीडिया का इतना दौर है, आप देख रहे हैं जैसे ही उधर अटैक होता है सामने फुटेज बन रही है और शेयर हो रही है पूरी दुनिया में। तो इससे एक अनफॉर्चुनेट है, डेथ्स हो रही हैं। आप देखेंगे, आपने स्टैटिस्टिक्स दिए कि हर 15 मिनट में एक बच्चा जो है वो जहां बहक हो रहा है। लेकिन ये है कि ये यकीनन ये विजिबल है और ये क्रिएट कर रहे हैं इमोशंस जो कि अगेंस्ट एंटी ऑक्यूपेशन है। तो मेरा ख्याल है ये जो बड़े बड़े प्रोटेस्ट हैं अदील साहब, ये थोड़ा बहुत डू यू थिंक दे इसमें कोई मूव करते हैं वो, उनको जो लोग एग्रेसर्स हैं वहां पे? बिल्कुल सर, ये पॉलिटिकल ओपिनियन बनाते हैं। इस वक्त अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो वहां पे ग्रीन पार्टी है जो कि तीसरी बड़ी पार्टी है, वो इस कॉज के साथ है और इन इन ये जो ऑक्यूपेशन है उसके खिलाफ है। तो इसी तरह बाकी मुल्कों में भी ये यकीनन हम ये हमारी तरह नहीं है कि एक मतलब अभी अभी हम भी उतने मेच्योर नहीं हुए कि हमारे जो धरने हैं वो ऑन कॉल बुलाए जाते हैं और वो फिर वो होते हैं और फिर उसके बाद नहीं। तो ये इधर जो धरने हैं जो एक अपनी आवाज पर, आप देख लें अरब स्प्रिंग जो हुई उसमें कितनी चेंज आई। और हाँ। वेस्ट तो बहुत ज्यादा मेच्योर है। वेस्ट तो इनकी बेसिस पे एक पॉलिटिकल ओपिनियन बनाता है, उससे कम्युनिटी के अंदर एक सोच पैदा होती है और फिर वही वोट में कन्वर्ट होती है और वही फिर हुकूमत बनाते हैं या अपोजिशन में वो फेस करते हैं। हाँ। तो वो ज्यादा मेच्योर प्रोसेस है वहां पे और ये इफेक्टिव होते हैं सर वहां पे। सही बात। तो नज़ीर साहब, ये जो ओपिनियन बिल्ड हो रही है, ये जो पब्लिक मैस प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ये कन्वे होते हैं कोई जाके रिपल इफेक्ट वहाँ कोई पैदा करते हैं कोई? जी ये बिल्कुल इसका इन द कैपिटल जो एग्रेसर का कैपिटल है, इसका मियां साहब बिल्कुल असर होगा। इसके बावजूद कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है इस वक्त इसराइल की, वो अथॉरिटेरियन है। शायद वो शॉर्ट टर्म में उनको इम्पैक्ट ना हो, लेकिन ओवरऑल एक साइकोलॉजिकल भी है कि सिचुएशन ऑफ सीज है कि जहाँ भी ज्यूज़ हैं, रिस्पेक्टिव के वो सपोर्टिव हैं रिजीम के या नहीं हैं, सो दे गेट अ बैड नेम, नंबर 1। नंबर 2, उनके जो बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं उस पर भी असर होगा उसका, नंबर 2। नंबर 3, जो आपने IMEC की बात की है, अब IMEC एक बहुत बड़ा ड्रीम था G20 समिट के अंदर। हैड इट हैपेंड एग्जैक्टली ये पीस ला सकता था? नहीं, देखो जो डिज़ाइन था उसका वो तो पीस का ही था ना, वो इसी का था कि वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनेगा। और वो इन अ वे सब्स्टिट्यूट होगा चाइनीज़ BRI का। ठीक है। जो जिस तरह हम परसों डिस्कस कर रहे थे कि ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को भी वो चैलेंज करेगा। तो अब ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है, इसमें वो जो IMEC है वो अंडर थ्रेट है। अंडर थ्रेट है? इट इज़ ऑफ कोर्स, क्योंकि ये प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू गो अवे। लेकिन उसमें एक बिल्ट इन फ्लॉ था, वो मुझे एक साहब बता रहे थे, आप ही की तरह पढ़े लिखे, और वो कह रहे थे $41 ट्रिलियन आर इन्वॉल्वड इन दैट प्रोजेक्ट एंड नोबडी इज विलिंग टू कंट्रीब्यूट हिज शेयर इन। कोई पता नहीं, शायद ये कंसेप्चुअली मेरे नज़दीक कंसेप्चुअली क्योंकि फेज वाइज है इसलिए मैंने जो जाना था। कंसेप्चुअली इट इज़ नॉट अ वेरी साउंड आइडिया टू स्टार्ट। आपने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा इसमें, लेकिन आपने कहा था कोई ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेंगे। लेकिन होता ये होता है कि हर एक के ऑब्जेक्टिव अपने अपने होते हैं। वो आपने कहा कि मुझे दिखाई दे रहा कि अब जो इंडिया का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता था, इंडिया का ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया के 4 बॉर्डर से वो बाहर निकल के अपने आप को प्लेस कर ले मिडिल ईस्ट के अंदर। टू सम एक्सटेंट वो हो जाएगा।
ठीक है। अब IMEC में नॉट भी 100% इम्प्लीमेंट हो सके, ठीक है, मिडल ईस्ट को फ़ायदा हो या ना हो, और शायद यूरोप को फ़ायदा हो ना हो, लेकिन अगर इस प्रोसेस में मुझे ये कहने दें, अगर जो पैलेस्टाइन वाली सिचुएशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है बियॉन्ड अ लिमिट, हाँ, जो कि अनडूएबल नहीं होगी फिर, तो वो फैसले और वो सिचुएशन जो अनडूएबल हों वो तो आदमी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जो अनडूएबल ना हो, फॉर एग्जांपल रिकग्निशन है इसराइल की हाँ। बाय द अरब कंट्रीज, फॉर दैट मैटर कुछ और कंट्रीज, अब एक दफ़ा अगर रिकग्नाइज कर लिया फिर तो आप डी रिकग्नाइज तो नहीं कर सकते उसको। नहीं, वो ठीक तो फिर है? उसके लिए और वो एक जवाब क्या ढूंढेंगे फिर? वो एक लास्टिंग डैमेज होगा। तो यहाँ से आप इससे अंदाज़ा कर लें कि इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे या इसराइल के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, दे मे नॉट बी एग्जैक्टली द सेम एज द बाकी अरब कंट्रीज़ के होंगे। हाँ। उनके वो शॉर्ट टर्म है कि हमें एक्सेप्टेबल हो जाए, हमें रिकग्निशन मिल जाए। इंडिया को है कि हम अपने बॉर्डर से बाहर आ जाएं, ठीक है। और ये जो मूवमेंट्स हैं दे आर एट द स्नेल स्पीड। हाँ, ये हिस्ट्री जो है ये बहुत स्लोली हिस्ट्री के एक डायरेक्शन ज़रूर होता है, हाँ, लेकिन चलती वो अपनी। लेकिन पेस उसका डिफरेंट रहता है। व्हाट अबाउट इम्प्लोजन, वो जो अदील राणा साहब, देखें इम्प्लॉयन जो है दिस इज बड़ा पॉसिबल, important दिस इज factor। पॉसिबल, जी, सॉरी फॉर दिस, हाँ जी। लेकिन वो तब पॉसिबल होगा या तो वो जो अंडर राइटर्स हैं, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल लैंग्वेज में, ठीक है। जो अंडर राइटर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस सारी स्ट्रक्चर को, दे विड्रॉ देयर सपोर्ट, नंबर 1। नंबर 2, लोकल अपोजिशन इतनी स्ट्रांग हो जाए कि द होल थिंग कोलैप्सेस। अभी हमने देखा, दिल साहब ने भी जिक्र किया इसका, कि एक छोटी सी एंटिटी हमास वाज एबल टू चैलेंज हाँ, ए पावर, ए ब्रीच तो किया, जिसके पास उनके पूरा सिक्योरिटी ब्रिटिश पूरा ब्रीच कर दिया। माइटेस्ट एयर फोर्स भी है, हाँ। लैंड फोर्सेस भी हैं, और उनके पास वो जो एरियल Nuclear भी डिफेंस है। जी। भी है, जी। उसको भी कर लिया। तो मेरे ख्याल में इसी तरह कमजोरी आती है। आयरन डोम भी ब्रीच हुआ है। आयरन डोम की बात हम कर रहे हैं, हाँ। वो बेसिकली एरियल डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम तो है। इसी तरह कमजोरी आती है, इसी तरह प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसी तरह उनके जो ह्यूमन रिसोर्स है अपना, उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा उसका। दे मे नॉट बी सो मोटिवेटेड टू डाई फॉर समथिंग which is a lost cause. हमेशा लॉस्ट कॉज। जनाब अदील राणा साहब, Yes. इस पे अब अभी हाल ही में ये बात भी अभी हमने की, जैसे IMEC पे एम्बेसडर साहब ने कहा, और उस पे बेल्ट एंड रोड फोरम हुआ है अभी, आप हाल ही में आपने देखा है चाइना में, और Right. जिसमें काफ़ी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट्स, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंड स्टेट्स वहाँ पे गए, और वो भी एक बड़ा इनिशिएटिव, बड़ा अच्छे तरीके से, बड़ा स्टेड फास्ट तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो वो भी तो एक काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है दुनिया में एक फायर फाइटिंग का काम कर रहे हैं ना, इंटरकॉन्टिनेंटल लेवल पे। जी, राइट सर, ऐसा ही है बिल्कुल। अगर आप ये देखें, अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में भी देख लूं, हम क्रूसेड वॉर्स भी कहते हैं कि वो हुई, और ज्यादातर मजहबी उसको, लेकिन बेसिकली वो भी ट्रेड वॉर्स ही थी अगर देखा जाए। और अगर अभी इनका भी अगर आप देखें तो इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पिच किया बैक इन, ये इसराइली जो शाफिया थी, उसने ये पिच किया कि भाई तुम्हारे लिए इंडिया इंपॉर्टेंट नहीं है, या तुम्हारे लिए एशिया, साउथ एशिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना स्विस कैनाल इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो उन्होंने उसको करने के लिए इसराइल की पूरी फॉर्मेशन और वहां तक उसकी रीच बनाई, और उसके लिए फिर जंगों में जंगें भी हुई, और वो रीच बना के दी, क्योंकि और ब्रिटिश ने ही उसको अपने कंट्रोल में रखा। और इसी तरह जिब्राल्टर जो है उसको भी अपने उसमें आज भी ब्रिटिश किंगडम के कंट्रोल में। तो इस तरह से एक ट्रेड रूट्स जो है ना, ये बड़े मैटर करते हैं। अगर कोशिश, ट्रेड रूट से यकीनन स्टेबिलिटी भी आती है, क्योंकि उससे फिर डिपेंडेंसीज बढ़ती हैं। पाकिस्तान इंडिया के दरम्यान एक बहुत बड़ा इशू ये भी रहा है, जैसे हम इनकी भी बात करते हैं कि हमारे यहाँ तिजारत का फुकदान है, तो हम उस वजह से भी कई चीजें नहीं कर सके। जबकि इंडिया और जो चाइना है, उनके एक नहीं 17 जगहों पे मसला है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए वॉर के क्लोज नहीं जा सके, बल्कि वहां पे गन्स ही मन है बॉर्डर पे, वो सिर्फ डंडे लेके जा सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके इकोनॉमिक कंडीशंस बड़ी स्ट्रांग है, उनके ट्रेडिंग जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो बड़े जबरदस्त हैं। तो यकीनन ये रूट्स, सिल्क रोड्स हो, IMEC हो, CPEC हो, ये यकीनन मुल्कों के दरमियान और कम्युनिटीज के दरमियान एक जो एक्सट्रीमिटीज हैं उनको कम करने में मदद देते हैं।
तो ये यकीनन एक फर्क है, और ये लोगों के बेहतरी के लिए भी यकीनन हो सकता है, लोकल उसमें भी और इंटरनेशनल जो पॉपुलेशन उसके लिए भी। ठीक है। तो एम्बेसडर साहब ये बताएं कि अब व्हाट आर द सॉल्यूशंस आई मीन टू दिस थिंग, ये जो इतना बड़ा इम्ब्रोग्लियो इन्फर्नो है, मैं तो समझता हूँ पैलेस्टाइन इन्फर्नो है ना, आग में जल रहा है वो, तो ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है बहुत बड़ी ट्रेजेडी। और क्योंकि ट्रेजेडी तो उसको तो नहीं कहते जी 50,000 बंदा मरे तो वो ट्रेजेडी है। एग्जैक्टली The way people are being bombed, hospitals are being bombed, ह्यूमन और ट्रेजेडी। कोई एम्बुलेंसेस को उड़ा दिया जा रहा है, कोई अगर रिफ्यूज ले रहा है तो उसको रिफ्यूज खत्म कर दी जा रही है। ये और भी कंपाउंड हो जाता है क्राइम जब ये 21st सेंचुरी में हो रहा है। That is- हम लोग कोई 400 साल पीछे नहीं है जहाँ पर कोई ग्लोबल या कोई कुबलाई खां का या Absolutely. मंगोल ईरा तो नहीं है ना, एग्जैक्टली कि जहाँ आप पर तख्तो तराज करते जाए, खोपड़ियों के मीनार बनाते जाएं। मीनार बनाते जाए, और जहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं था। हाँ, और अब तो मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड इन यूरोप, खासकर यूरोप का अपना एक्सपीरियंस जो बहुत बिटर है, बहुत बेटर है, सही बात। अमंग देमसेल्व्स, और वहीं से स्टेट सिस्टम निकला और वहीं से सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया। अब उनकी भी वो तो खराबी में चाहिए ही ना। एग्जैक्टली तो अब उन्हीं को ये करना पड़ेगा कि जो गलती उन्होंने की, जो खराबी उन्होंने पैदा की, जो ज़्यादती उन्होंने की, अब उसको वो करेक्ट भी करें। 21st सेंचुरी में मेरे ख्याल में दिस इज़ एन इंसल्ट टू ह्यूमन इंटेलेक्ट। ह्यूमन इंटेलेक्ट के लिए एक इंसल्ट है ये आपने कि बड़ा हम अच्छा इस मौजू किस्म दे की बारबेरियन एक्टिविटीज़ जो हैं वो अलाउ करें, हाँ। और कोई भी कुछ ना कर पाए उसके लिए। जिस तरह आपने कहा, हर 15 मिनट के बाद एक बच्चा हाँ। यू नो ही और शी लूजेज लाइफ, और वो जो सो मिजरेबली एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ओपन स्काई जेल है, और जहाँ के 50% बच्चे जो लोग हैं वो बच्चे हैं, हाँ, बच्चे हैं। यू नो यंग लोग हैं। अडल्ट तो तकरीबन या Absolutely. मारे गए या जेल तो हो गए सारे। ये मेरे ख्याल में री इन्फोर्स करता है इस चीज़ को कि 21st सेंचुरी में वो जो प्रैक्टिसेस आज से 500 या 1000 साल पहले थी वो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। और ख़ासकर यूरोप अमेरिका एक ही एंटिटी हाँ, है मगरिब कह लें, बेसिकली। चलें मगरिब कह लें। तो यूरोप को जो अपने आप को सिविलाइज कहता है, इनलाइटेंड कहता है, वहाँ से इनलाइटनमेंट निकली है, वहाँ से रूल्स रेगुलेशन निकले हैं, जिसने यूनाइटेड नेशंस को और लीग ऑफ नेशंस को जन्म दिया है। अच्छा जनाब, बात यह है कि आपसे और अदील साहब से, अदील साहब बड़ी माजरत, असल में टाइम कंक्लूड हो गया हमारे प्रोग्राम का। वी विल हैव अनदर प्रोग्राम ऑन दिस इशू एंड ऑल द रिलेटेड इशूज। जनाब एम्बेसडर साहब आपका शुक्रिया, अदील साहब आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आपने ये सारी बातचीत सुनी, किस तरीके से हमने पैलेस्टाइन का इशू, इसको हिस्टोरिकल अंदाज में भी, उस तनाजर में भी बताया गया। इसमें ट्रेड वॉर्स का भी हमने फैक्टर डिस्कस किए हैं, और हेजेमनी, वो जो हेजेमनी है वो अभी टोटली अभी दुनिया से मफकूद नहीं हुई। उसका भी काउंटर पॉइज जो है वो अगर कोई एक स्टेट पावर, असर्टिव स्टेट पावर की शक्ल में तो सामने नहीं आया, बट देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ होप फ्रॉम द प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑक्यूपेशन, दिस फोर्सेबल ऑक्यूपेशन दैट इज कमिंग इन द शेप ऑफ अ बिग ह्यूमन ट्रेजेडी। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। बहुत शुक्रिया आपका।